हेलो एवरीवन। प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एटम चैप्टर फिनिश किया और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है न्यूक्लियाई। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली नाम से ही आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि एटम में हम लोग क्या कर रहे थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। तो न्यूक्लियस में हम लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आपको पता है कि जब हम लास्ट लेक्चर पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने सीखा कि रदरफोर्ड ने जब अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है, तो उन्होंने न्यूक्लियस का कंसेप्ट दिया कि जो हमारा टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑलमोस्ट टोटल मास होता है, वो हमारे एटम के सेंटर पर होता है। ठीक है, और उसको उन्होंने नाम दिया क्या, न्यूक्लियस। ठीक है, आगे बात समझ में। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि न्यूक्लियस को कैसे डिफाइन करते हैं। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किन्होंने की थी, रदरफोर्ड ने की थी, है कि नहीं। न्यूक्लियस was discovered by रदरफोर्ड। ठीक है, उन्होंने कैसे डिफाइन किया इसको, बोला कि टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट टोटल मास ऑफ एन एटम is concentrated at the center of atom. This is called nucleus. ठीक है बेटा, इसको उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। आगे बात समझ में। अब हमको पता है कि न्यूक्लियस में क्या क्या होता है। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करूं तो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सा होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स and neutrons are present in nucleus. Therefore they are also called nucleons. ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो न्यूक्लियस में रहते हैं। जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडियन कहलाते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस में रहने वाले को न्यूक्लियॉन बोल दिया। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। और प्रोटॉन के पास क्या होता है, प्रोटॉन की मास होती है, मास ऑफ प्रोटॉन ये होता है बेटा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, अप्रॉक्स में क्या होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्टली लेना है, ठीक है, अगर आपको एग्जैक्टली लेना है तो एग्जैक्टली है ना, यूज में हम लोग इसको ऐसा ले लेते हैं, आपको 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg लेना पड़ेगा अगर आप एग्जैक्टली लेना चाहते हैं। 1.6726, ठीक है, 10⁻⁻27 kg। ओके, इसी तरीके से मास ऑफ प्रोटॉन देखना है तो मास ऑफ न्यूट्रॉन
तो ये हो जाता है। इसको भी अप्रॉक्स में आप इतना ले सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट देखना है तो 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ठीक है, 1.6749 इंटू 10⁻26 kg होता है। तो आप देख पा रहे हो बेटा कि इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 टू 1.6749। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो ऑलमोस्ट जो है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो इक्वल माना जाता है, इक्वल लिया जाता है। ठीक है, तो मास ऑफ प्रोटॉन देख लिया, मास ऑफ न्यूट्रॉन देख लिया। आगे बात समझ में? चलो, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक टर्म्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक टर्म्स को अपन डिफाइन करेंगे। तो हम लोग यूज करते हैं बेटा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ओके, तो ये एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसको हम लोग Z से शो करते हैं। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, number of protons in the nucleus of an atom is called atomic number of a given element, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर। इट इज डिनोटेड बाय Z, इट इज डिनोटेड बाय Z। ठीक है, तो Z इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और अगर ये एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे तो आप इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हो। इफ न्यूट्रल एटम के केस में, न्यूट्रल एटम के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी बराबर होगा Z। ठीक है, इसके अलावा बहुत पॉपुलरली यूज होता है वो है एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर, ए से शो करते हैं इसको। ठीक है, ये कहलाता है बेटा किसी न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनकी जो संख्या है वो क्या कहलाती है, एटॉमिक मास नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स in the nucleus of an atom of an element is called, ठीक है बेटा, is called atomic mass number, atomic mass number। it is denoted by A। ठीक है, तो A बराबर क्या हो गया बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब चूंकि आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को और किससे शो करते बेटा, Z से, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को अपन कैपिटल N से शो कर सकते हैं। तो इसको हम लोग A इक्वल्स टू Z प्लस N भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज, है ना, एटॉमिक मास नंबर, दिस इज एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आगे बात समझ में?
तो ये एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर, ये दो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है जब हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूक्लाइड को शो कर रहे होते हैं। न्यूक्लाइड क्या होता है बेटा, किसी एलिमेंट, किसी स्पेसिफिक एलिमेंट की एक न्यूक्लियस की बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, न्यूक्लाइड कहलाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। तो मान लो अगर कोई एलिमेंट है, क्या नाम है उसका, x। ठीक है, तो जो एटॉमिक नंबर आता है वो यहाँ आता है और एटॉमिक मास नंबर जो है वो यहाँ आता है। दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन एलिमेंट, है ना। ये क्या हो गया बेटा, एटॉमिक नंबर, और ये हो गया आपका एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, तो ये यहाँ से हमें पूरी जानकारी मिल जाती है। एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिल गया, ए से हमको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स मिल गया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए तो ए इक्वल्स टू जेड प्लस एन में से एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटे, ए माइनस जेड। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे बेटा साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, साइज ऑफ न्यूक्लियस। आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर से बहुत अच्छे से पता है कि एटम की तुलना में जो न्यूक्लियस होती है वो बहुत छोटी होती है ना। एटम के रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। एटम का जो साइज होता है उसका ऑर्डर होता है 10⁻⁻10 मीटर का, जबकि न्यूक्लियस के साइज का जो ऑर्डर होता है वो 10⁻⁻15 मीटर के रेंज का होता है। तो देर इज अ ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, आगे बात समझ में। तो न्यूक्लियस का जो साइज का ऑर्डर होता है वो मैंने क्या बोला, 10⁻⁻15 मीटर यानी फर्मी, है ना। 10⁻⁻15 मीटर को फेम्टोमीटर यानी फर्मी भी कहते हैं, है ना। तो ये फर्मी के लेवल का होता है। और साइज ऑफ न्यूक्लियस के लिए, है ना, गिवन है कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आर बराबर, है ना, ये याद रखना बेटा, क्या होता है, आर नॉट ए का पावर 1/3। ठीक है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो आर नॉट ए का पावर 1/3 है, वेयर आर नॉट इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1.2 फर्मी। ठीक है, फर्मी मीन्स फेम्टोमीटर, तो 1.2 फर्मी मतलब 10⁻⁻15 मीटर, ये आर नॉट होता है। और ये तो आप समझ ही गए हो क्या है बेटा, एटॉमिक मास नंबर। तो इससे समझ में आता है हमें कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक मास नंबर पर डिपेंड करता है। तो जो लाइटर न्यूक्लियस होंगे, है ना, उनकी साइज क्या होगी, छोटी होगी। जो हैवी न्यूक्लियस होंगे उसकी साइज क्या होगी, बड़ी होगी, है ना। लाइटर न्यूक्लियाई की साइज छोटी होगी और हैवियर न्यूक्लियाई के जो साइज है वो बड़ी होगी। क्लियर है। एक आध एग्जाम्पल ले सकते हो आप, एक आध एग्जाम्पल ले सकते हो। सपोज आपसे बोला जाता है कि व्हाट इज द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ Fe125, व्हाट इज द न्यूक्लियर, सॉरी, व्हाट इज द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ Fe125 if that of aluminium is 6.4 फर्मी, is 6.4 फर्मी। ठीक, तो बेटा आपने अभी देखा है कि जो
रेडियस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर 1/3 होता है, यानी क्यूबिक रूट ऑफ ए होता है, ठीक है। तो आर रेडियस जो एफ ई का होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा एटॉमिक मास नंबर इसका कितना है 125 का 1/3। सिमिलरली एल्यूमिनियम का क्या होगा बेटा, रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा 27 का 1/3। जस्ट सॉल्व इट, ठीक है। तो ये निकल करके आएगा आपका आर एफ ई बाय आर ए एल इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। तो आर एफ ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5/3 आर ए एल, और आर ए एल क्या दिया हुआ है 6.4 फर्मी, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बेटा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका, ये आएगा 10 फर्मी के अप्रॉक्स, ठीक है। कितना आ जाएगा 10 फर्मी, क्लियर है। चलो, तो कैसे यूज करना है इसको समझ के, साइज ऑफ न्यूक्लियस के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। तो जनरली जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो किस शेप का होता है बेटा, वो होता है आपका स्फेरिकल शेप का, है ना। कैसा होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। तो एक स्फेयर का वॉल्यूम आपको पता है कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसको यूज कर लेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो वॉल्यूम स्फीयर का जो होता है वही यूज करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई, और अभी अभी आपने देखा रेडियस क्या होता है आर नॉट ए का पावर 1/3 का 3। तो ये देखो क्या हो जा रहा है 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब ए। तो यहाँ से समझ में आता है कि जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हैवियर एलिमेंट होंगे उसका जो वॉल्यूम होगा न्यूक्लियस का वो ज़्यादा होगा और कम वाले का कम होगा, सिंपल। तो यहाँ से हमें वॉल्यूम समझ आ गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, वॉल्यूम के बाद हम लोग बात करेंगे क्या बोलते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में, ठीक है। न्यूक्लियर डेंसिटी, तो चूंकि आपको पता है बेटा कि डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा न्यूक्लियर मास अपॉन न्यूक्लियर वॉल्यूम, है कि नहीं। अब आपको पता है कि न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है, तो न्यूक्लियस में रहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। आगे बात समझ में, तो Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस N मास ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन वॉल्यूम, तो आपने देख ही लिया है ना, वॉल्यूम आपने देख ही लिया है कितना बेटा 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब ए, ओके 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब ए। तो यहाँ से अब आपको मैंने अभी अभी बताया था कि ऑलमोस्ट जो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो इक्वल होता है, ऑलमोस्ट मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल। तो अगर इफ मैं बोलूँ मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू m, सो यहाँ पर m क्या हो जाएगा कॉमन, तो z प्लस n इंटू m अपॉन 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब इंटू ए हो जाएगा बेटा। अब याद करो बेटा z प्लस n क्या होता है, ये भी a होता है। तो ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास m अपॉन 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब। तो m मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन ये आपको पता है ना, 4/3 पाई कांस्टेंट आर नॉट कांस्टेंट, ये सारी चीजें क्या निकल करके आ रही है कांस्टेंट निकल करके आ रही है। तो जो न्यूक्लियर डेंसिटी होगा बेटा वो क्या होगा एक कांस्टेंट टर्म होगा। जब आप इन सारी चीजों को रख करके कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम 2.3 × 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब,
ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात समझ में आ रही है कि जो न्यूक्लियर आपने देखा कि जो न्यूक्लियस का साइज था यानी रेडियस था वो मास नंबर पे डिपेंड कर रहा था, वॉल्यूम भी मास नंबर पे डिपेंड कर रहा था, बट डेंसिटी जो है वो मास नंबर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, डेंसिटी जो है वो मास नंबर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये चीज हम अपने को समझ में आ रहा है यहाँ से। ठीक है, क्लियर। तो नोट करके लिखेंगे हम लोग, नोट करके, न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी is independent of, is independent of, ठीक है बेटा, न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर ए के इंडिपेंडेंट होता है एंड इट इज अ कांस्टेंट इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ से अपने को दिख रहा है कि जो न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो बहुत 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 ज़्यादा है। ठीक है, 2.3 इंटू 10⁻17 कितना ज़्यादा है आप सोचो। वाटर की डेंसिटी क्या होती है 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब, और ये कितना है बेटा 2.7 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। तो इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है वो बहुत हाई होती है। दैट मीन्स कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो बहुत ज़्यादा है ना क्लोजली पैक्ड है, बहुत ज़्यादा डेंसली पैक्ड है। ठीक है, इसलिए उनकी डेंसिटी क्या होती है बहुत ज़्यादा होती है, और ये किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है। ये सारे एलिमेंट के लिए न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होगा सेम ही होगा, है ना। रेडियस अलग हो सकता है, उसका वॉल्यूम अलग हो सकता है, बट उसकी डेंसिटी सबके लिए क्या होगा सेम होगा। आगे बात समझ में। 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, अच्छे से समझा बेटा। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग, और जो कुछ कुछ कॉमन टर्म्स यूज होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आइसोटोप्स, आइसोटोप्स, आइसोटोप क्या होता है, ऐसे एलिमेंट, ठीक है, ऐसे एलिमेंट जिनमें जिसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास नंबर क्या होता है डिफरेंट होता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं आइसोटोप कहते हैं। ठीक है, those elements having same atomic number but different mass number, different atomic mass number are called isotopes, are called isotopes। समझ गए बच्चे, इसको क्या कहते हैं हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। ओके, क्लियर है। तो देखो इसके एग्जांपल्स के तौर पर अगर हम देखें, आपने तो केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा इसको, तो इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कि हाइड्रोजन का ही देख लो, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक, क्या H11, H12 और H13। ठीक है, इनमें अगर देखो सब में Z क्या है, Z क्या है सेम है, तीनों में Z = 1 है।
लेकिन तीनों का ए देखो, इसका A1 है, इसका A2 है और इसका A3 है। तो ये तीनों क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कहलाते हैं। एक्चुअली यहाँ पर ये कहना उचित होगा, है ना, कि दोज एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, यहाँ पर देखो सेम एलिमेंट के हैं, क्योंकि Z सेम है ना यहाँ पर, है ना, Z सेम है तो एलिमेंट तो सेम ही रहेगा। तो दोज एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। ठीक है, तो ये हो गया बेटा इनके आइसोटोप। इसमें से ये वाला जो है ना, H11, इसको हाइड्रोजन कहा जाता है, हाइड्रोजन। और इस वाले को क्या कहा जाता है, ड्यूटेरियम या ड्यूटेरॉन, ड्यूटेरियम। और इसको क्या कहा जाता है, ट्रिटियम, ट्रिटियम। ठीक है, आगे बात समझ में, ये हाइड्रोजन का हो गया। उसी तरीके से आपका क्या बोलते हैं, क्लोरीन का हो जाता है 1735, और क्लोरीन का एक और होता है 1737। ठीक है, 1737। और भी हो जाएंगे, कार्बन का C612, C613, C614। ठीक है, ये कार्बन के क्या बोलते हैं आइसोटोप्स हो गए, ये क्लोरीन के आइसोटोप्स हो गए, है ना। देखो, तो ऐसे बहुत सारे आइसोटोप्स आप देख सकते हैं। ऑक्सीजन के भी होते हैं क्या, ऑक्सीजन के भी होते हैं, और 816 और 818, है ना, ऐसा शायद होते हैं दो ऑक्सीजन के भी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं। क्लियर है। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, क्लोरीन के आइसोटोप्स, कार्बन के आइसोटोप्स, ऑक्सीजन के आइसोटोप्स, है ना, इस तरीके से आप देख पा रहे हो। ऑक्सीजन का 17 भी होता है ना, 16, 17 और 18। ठीक है, तो ये सारे आइसोटोप्स हैं ऑक्सीजन के। बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। ओके, इसके बाद हम लोग आइसोटोप के बाद बात करते हैं आइसोबार। आइसोबार क्या होता है बेटा, जिसमें कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं बट एटॉमिक मास नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास नंबर सेम होते हैं। अब चूंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया बेटा, ठीक है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया तो एलिमेंट तो सेम नहीं रहेगा, है ना। एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गए तो सेम नहीं रहेंगे। क्लियर है। तो आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, क्या क्या बोला मैंने, आइसोबार ना, आइसोबार्स। तो यहाँ पर जेड डिफरेंट हो गया बेटा, तो डिफरेंट ये हो जाएगा, आपका एलिमेंट हो जाएगा। तो इस पे बोल सकता हूं मैं, दोज एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर। ठीक है, यानी ए, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर यानी Z आर कॉल्ड आइसोबार्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। ओके बेटे, इसको कहते हैं हम लोग आइसोबार। एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो, H13 एंड He23। ठीक है, H13 और He23। तो यहाँ आप क्या देख पा रहे हो बेटा, कि दोनों का जो Z A है ना, दोनों का A सेम है बट दोनों का Z देखो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम का। सिमिलरली आप देख सकते हो ऑक्सीजन का 17 और फ्लोरीन का 17। ठीक है, इसका क्या होता है बेटा 8 और इसका क्या होता है 9।
ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो आप कि दोनों ही एलिमेंट का जो एटॉमिक मास नंबर है वो सेम है और एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, ये दोनों आपस में आइसोबार कहलाएंगे, ये दोनों आपस में आइसोबार कहलाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया आइसोबार क्या होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट आइसोटोन्स। आइसोटोन्स, इसमें क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम रहेंगे। ठीक है, क्या सेम रहेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट रहेंगे, यानी नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, तो दोज एलिमेंट्स which has same number of neutrons but different number of protons, यानी Z है ना, are called isotones। क्लियर, इसको हम लोग क्या कह देते हैं बेटे, आइसोटोन कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइसोटोन के एग्जाम्पल देख लो बेटे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो H13 एंड He24। ठीक है, तो आपको पता है बेटा एटॉम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हो, A माइनस जेड है ना, n बराबर क्या होता है A माइनस जेड। तो यहाँ देखो A कितना है 3 और 1, तो क्या हो गया बेटा 2। इसमें देखो A 4 और 2, तो इसमें भी क्या मिला 2। तो दोनों में ही क्या है बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, आइसोटोन्स हो गए। ठीक है, ये दोनों आपस में आइसोटोन हो गए। उसी तरीके से आप ले सकते हो Mg 1224 एंड Na1123। ठीक है, मैग्नीशियम और सोडियम के बीच में। तो मैग्नीशियम का आप क्या देख रहे हो 12 और 24, और सोडियम का क्या देख रहे हो 11 एंड 23। तो इसमें देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना हो, 24 माइनस 12 कितना हो गया बेटा 12। यहाँ देखो 23 माइनस 11 कितना हो गया 12। तो दोनों में ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम है। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, ये दोनों आपस में कहलाएंगे आपका आइसोटोन्स। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया बेटा आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन्स। ठीक है, अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी, जब अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखा है जो कि केमिस्ट्री में आप देखते ही होगे। ठीक है, तो जैसा हमने क्लोरीन का देखा है ना बेटा, तो क्लोरीन के हमने दो आइसोटोप देखे। एक देखा हमने क्या बोलते हैं क्लोरीन 1735, और एक देखा हमने 1737 है। ये दोनों क्लोरीन के क्या थे, आइसोटोप्स थे। और दोनों के आइसोटोप का मतलब क्या हुआ, Z सेम हुआ है ना, आइसोटोप का मतलब हुआ Z सेम हुआ। अब आपको पता है कि जो हमारा ये बना हुआ है, क्या बोलते हैं पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, वो किस पर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। हर एक पर्टिकुलर Z वाले को एक स्थान मिला हुआ है। अब क्लोरीन के एक ही स्थान पर दो हैं, है ना, एक ही स्पेस पर दो हैं, तो उनका कौन सा वाला वहां पे रखें, है ना, किसको रखें, ये समस्या पैदा होगी। ठीक है, और उसका कौन सा मास वैलिड माने, 35 वाला या 37 वाला। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ही पकड़ते हैं और उसका इफेक्टिव मास कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, और देखो अगर जैसे कि क्लोरीन के दो एटम्स हैं, है ना, क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, तो उनकी परसेंटेज होती है कि नेचर में उनकी क्या परसेंटेज है। ठीक है, क्लोरीन 35 कितना है, क्लोरीन 37 कितना है। ठीक है, इसकी परसेंटेज होती है, इसको कहते हैं हम लोग एबंडेंस,
ठीक है, क्या कहते हैं, एबंडेंस कहते हैं। तो उस एबंडेंस से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो कि इफेक्टिव मास उसका क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं इफेक्टिव मास ऑफ आइसोटोप। इफेक्टिव मास ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, आगे बात समझ में। तो एग्जाम्पल लेकर के मैं समझाता हूँ, जैसे कि क्लोरीन के दो आइसोटोप हुए 1735 एंड क्लोरीन 1737। ठीक है, ऐसा। आगे बात समझ में। तो बेटे इसमें क्लोरीन 1735 जो होता है, इसकी परसेंटेज होती है आपकी, कितना होती है बेटा, 75.4%। इसकी एबंडेंस क्या है, 75.4%। एंड इसकी दूसरे वाले की 37 वाले की है 24.6%। 24.6% ये क्या है, एबंडेंस। एबंडेंस तो ये आपको गिवन रहेगा कि किसी आइसोटोप की एबंडेंस क्या है। आगे बात समझ में। तो आपको जब इसका इफेक्टिव मास निकालना होगा, इफेक्टिव मास, ठीक है, तो कैसे करना है देखो, इसका मास लेना है, ठीक है, 35 इंटू इसका जो एबंडेंस है, ठीक है, एबंडेंस। आगे बात समझ में। यानी मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको A1 बोल सकता हूँ, इसको A2 बोल सकता हूँ। तो आप यहाँ पर A1 इंटू उसका एबंडेंस ले सकते हो, पहले वाले का एबंडेंस, प्लस दूसरे वाले का मास ले सकते हो A2 इंटू इसका एबंडेंस ले सकते हो, एबंडेंस 2 का, अपॉन एबंडेंस 1 प्लस एबंडेंस 2। ठीक है, इस तरीके का। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो हमने लिया है, तो A1 कितना है बेटा 35, इसका क्या हो जाएगा 75.4%। तो 75.4 प्लस ये क्या हो जाएगा बेटा 37 इंटू 24.6 अपॉन 75.4 प्लस 24.6। तो ये देखो चल निकल करके आएगा 35 इंटू 75.4 प्लस 37 इंटू 24.6 अपॉन 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो बेटा आपको इसका इफेक्टिव मास निकल करके आएगा, जो कि होगा आपका 35.5। 35.5। ठीक है, तो आप देखो इफेक्टिवली आप क्या लेते हो, क्लोरीन का मास 35.5 लेते हो। तो क्यों लेते हो, इस वजह से हम लोग लेते हैं। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो एक और एग्जांपल ले लूँ मैं, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। डीसी में एग्जांपल है बेटा, एग्जांपल नंबर 13.3। एग्जांपल 13.3। इस चैप्टर में थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा रहता है। टू स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ लिथियम 6 एंड लिथियम 7। ठीक है, तो Li6 एंड Li7, ठीक है, ये आपको गिवन है। बोला जा रहा है कि इनकी जो एबंडेंस है वो 7.5% और 7.5% और 92.5% है। ठीक है, 92.5% है। इसका मास जो है कितना है, इसका मास A1 मान लो क्या बोला 6.01512 U। अच्छा, U क्या होता है बेटा, एटॉमिक मास यूनिट। तो इसको पहले मैं डिफाइन कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, इसके पहले आप कहीं पर लिख लो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। एटॉमिक मास यूनिट है ना, ये एक प्रकार का मास मेजर करने की यूनिट है, छोटी यूनिट है, एटम की मास की है ना। बहुत एटम बहुत छोटी होती है, उसका मास भी बहुत कम होगा। तो अपने पास जो यूनिट्स थे वो इसके लिए काफ़ी बड़े साबित होंगे,
तो हमने एक छोटी यूनिट को डिफाइन किया जिसको क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, तो शॉर्टकट में एएमयू कहते हैं। ठीक है बेटे, तो एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन किया जाता है ना, 1 AMU इक्वल टू 1/12 ऑफ C612 एटम। ठीक है, C612 एटम का जो मास होता है उसका 1/12 क्या होता है, 1 AMU कहलाता है, और ये आएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर। सो 1 AMU इतना होता है बेटा। ठीक है, 1 AMU इतना होता है। तो AMU के बेसिस पर अगर आप मास ऑफ प्रोटॉन को लिखोगे तो ये आएगा 1.00626 AMU। ठीक है, और सॉरी, सही लिखा है मैंने, मास ऑफ प्रोटॉन 1.00626 और मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है आपका 1.00866। सही तो करा मैंने, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन अगर एएमयू के बेसिस पे करें तो क्या होता है, गिवन है कहीं, सॉरी गलत किया मैंने, हाँ 1.727 होता है, हाँ मास ऑफ प्रोटॉन 727। ठीक है, इतना एएमयू होता है। क्लियर है मेरी बात? तो देखो एएमयू मास का ही दूसरा यूनिट है। तो देखो यहाँ पर इसका क्या दिया हुआ है, 6.01512 U, और इस दूसरे वाले का दिया हुआ है कितना बेटा, दूसरे वाले का गिवन है 7.82 7.01 600 U। ठीक है, ये 6.01512 U और उसका इतना दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या बेटा, find the atomic weight of the lithium, find atomic weight of lithium। ठीक है, तो हम लोग जो इसका तरीका पढ़े हैं वो क्या कहलाता है बेटा, इसका वेटेड एवरेज वेट ले लेते हैं हम लोग इसका, है ना। तो देखो क्या हो जाता है, क्या पढ़ा था हमने बेटा, A1 इंटू एबंडेंस, तो A1 कितना है 6.01512 इंटू इसका एबंडेंस क्या है 7.5, प्लस दूसरे वाले का कितना है 7.01600 इंटू इसका एबंडेंस क्या है 92.5 अपॉन 7.5 प्लस 92.5। इसको सॉल्व कर दोगे बेटा तो आ जाएगा आपका क्या, ए। ओके, इसका ए आपका आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद 6.941 U। ठीक है बेटे, आगे की कहानी समझ में। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने के लिए आता है कभी कभी, तो इसको पढ़ना है आपको। नाउ हम लोग बात करेंगे आइंस्टाइन के एनर्जी मास रिलेशनशिप के बारे में। ओके, आइंस्टाइन एनर्जी मास रिलेशनशिप। आइंस्टाइन का कहना था कि मास और एनर्जी जो होते हैं वो आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, यानी मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो और एनर्जी को आप मास में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, एनर्जी को आप मास में कन्वर्ट कर सकते हो और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, दे आर इंटर कन्वर्टिबल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम
energy and mass are interconvertible convertible by the relation, और उसके लिए उन्होंने एक रिलेशन भी दिया। ठीक है, क्या था वो ये रिलेशन? E इक्वल्स टू डेल एम सी स्क्वायर। ठीक है, डेल एम सी स्क्वायर, जिसमें डेल एम क्या कहलाता है? चेंज इन मास। अगर मास में चेंज डेल एम हुआ तो एनर्जी कितनी हो जाएगी उसके इक्विवेलेंट? डेल एम सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो डेल एम है, डेल एम, दिस इज नोन एज मास डिफेक्ट। ठीक है, मास डिफेक्ट। तो चलो बात करते हैं कि मास डिफेक्ट क्या होता है। ठीक है, मास डिफेक्ट, अब देखो क्या होता है। अगर मान लो एक न्यूक्लियस है, ठीक है, तो एक न्यूक्लियस में क्या होते हैं? बहुत सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना, बहुत सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन ऐसे होंगे, है ना। आगे बात समझ में। तो अगर मान लो इसका इसमें मान लिया भाई कि 7 न्यूट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है सपोज। ठीक है, क्या है? 7 न्यूट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है सपोज। क्लियर है मेरी बात? तो इसका जो टोटल मास होना चाहिए, है ना, इंडिविजुअली, तो बेटा 7 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 8 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, इतना होना चाहिए इसके पास। याद, बात समझ में आई आपको? तो इसका टोटल मास जो है इतना होना चाहिए। क्लियर? बट जब इसको एज अ होल, इस टोटल न्यूक्लियस को एज अ होल जब वेट किया गया तो उसका मास इतना नहीं था। ठीक है, उसका मास इतना नहीं था, यानी मास ऑफ न्यूक्लियस, है ना, मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस जो था वो इससे कम था। ये तो अजीब बात हो गई, है ना। मैंने एक थैले में, है ना, एक थैले में मैंने मान लो 1-1 केजी के 10 पैकेट रखे, तो उस थैले का वजन क्या होना चाहिए भाई? 10 केजी होना चाहिए। आगे बात समझ में। और थैला सपोज इनविजिबल है, थैले का कोई मास नहीं है, तो थैले का मास क्या, टोटल मास जो है उस सिस्टम का क्या आना चाहिए? 10 केजी आना चाहिए। बट जब हमने उसको टोटल ऐसा वजन किया एक साथ, तो वो 10 केजी नहीं आ रहा था, उससे कम आ रहा था। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, ध्यान से समझ रहे हो। तो हमने क्या किया भाई, इसमें 7 पैकेट न्यूट्रॉन के डाले, 8 पैकेट, है ना, किसके डाले? प्रोटॉन के डाले। तो 8-7 15 पैकेट के वजन के बराबर होना चाहिए, है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों का मास क्या होता है? सेम होता है। लेकिन ऐसा नहीं था, है ना, ऐसा नहीं था। उसको जब हमने टोटल को एक साथ वेट किया तो उसका मास क्या आया? कुछ कम आया, है ना, उसका जो मास आया कुछ कम आया। तो ये मास में क्या आ गया? डिफेक्ट आ गया। ठीक है, मास में कमी पड़ गई, कमी आ गई, गलती हो गई, है ना बेटा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? मास डिफेक्ट कह सकते हैं। तो मास डिफेक्ट कैन बी डिफाइंड, है ना, if 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 we calculate total mass by adding mass of individual nucleon, ठीक है, if we calculate total mass by adding mass of individual nucleon of the nucleus, then it is found that total mass of all the nucleon is slightly greater than the mass of nucleus, mass of the nucleus।
this difference in mass, this difference in mass is called mass defect। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट। इसको कैसे शो करेंगे, डेल एम से। इट इज डिनोटेड बाय डेल एम। तो कितना हो जाएगा डेल एम बेटा, तो अगर एक न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, z है, और एटॉमिक मास नंबर क्या है, a है, तो क्या हो जाएगा बेटा, तो मास ऑफ प्रोटॉन, तो z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन कितने होते हैं बेटा, z होते हैं, प्लस न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, a माइनस जेड, तो a माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। ये हो गया इंडिविजुअली, जब हमने उसको ऐड किया तो इतना हुआ, है ना। इसमें से आप क्या माइनस करोगे, मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस, एम कैपिटल एन का मतलब क्या हुआ, मास ऑफ न्यूक्लियस। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मास डिफेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज द मास डिफेक्ट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मास डिफेक्ट। अब ये जो मास में चेंज आया बेटा, है ना, वो जो मास गायब हो गया, है ना, मेरे पास होना कितना चाहिए था, इतना मास होना चाहिए था, क्योंकि मैंने इतने प्रोटॉन्स और इतने न्यूट्रॉन्स उसके अंदर रखे हैं। एक प्रोटॉन के मास इतने होते हैं, एक न्यूट्रॉन के मास इतने होते हैं, तो उसको होना इतना चाहिए था। लेकिन जब हमने होल न्यूक्लियस को एक साथ मेजर किया तो उतना नहीं आया, तो मास में थोड़ी सी कमी आ गई, है ना। मास में थोड़ी सी कमी जो आई, वो मास गया कहाँ, सवाल ये उठता है कि वो मास गया कहाँ। तो बेटे वो मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो गया अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, है ना। आइंस्टाइन ने कहा कि जो मास गायब हो गया है वो किस में अपीयर हुआ होगा, वो एनर्जी के फॉर्म में अपीयर हुआ होगा। ठीक है, तो भाई वो एनर्जी क्यों चाहिए, है ना, वो एनर्जी क्यों चाहिए। तो आपको जैसे कि पता है बेटा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है आपके न्यूक्लियस में, और प्रोटॉन एक नहीं है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं उसके अंदर, है ना, न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को तो समझ में आता है कि भाई वो न्यूट्रल है, वो एक साथ रह सकते हैं। लेकिन प्रोटॉन कैसे एक साथ रह सकते हैं, है ना। प्रोटॉन क्या कर सकता है बेटा, प्रोटॉन तो दूर जा सकता है ना, प्रोटॉन तो रिपेल कर सकता है, वो एक दूसरे से दूर जा सकते हैं। तो जो ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है कि एक छोटे से एरिया में बहुत सारे प्रोटॉन को और बहुत सारे न्यूट्रॉन को एक साथ रहना है ना बेटे, तो वो क्या होगा, संभव नहीं होगा फिर। ठीक है, तो ये जो एनर्जी होती है ना, ये जो एनर्जी होती है वो क्या करता है, उसके न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स को, मतलब न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल को एक साथ बांध करके रखने का काम करता है। ठीक है, तो जो मास कन्वर्ट हो गया एनर्जी में, वो क्या काम करता है, वो उन पार्टिकल्स को बांध करके रखने का काम करता है, उसको बाइंड करके रखने का काम करता है। आगे बात समझ में। ठीक है, अगर वो मास कन्वर्ट नहीं होता, वो एनर्जी नहीं आती, वो उसको बांध के नहीं रख पाता, तो न्यूक्लियस का जो ये स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर होता नहीं एक्चुअली। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए अपने को। क्लियर है। अब आपने देखा बेटा कि जो मास में डिफेक्ट होता है, जो मास कन्वर्ट हो जाता है, वो किस में अपीयर होता है, एनर्जी में अपीयर होता है, और एनर्जी कितना होता है, डेल एम इंटू सी स्क्वायर। अगर हम ये मान के चलें कि हमारा पूरा का पूरा 1 AMU है ना, एक यूनिट मास जो है, अगर वो कन्वर्ट हो जाए तो हमें कितनी एनर्जी मिल सकती है। ठीक है, इसको कहते हैं एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ 1 AMU, एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ 1 AMU। ठीक है बेटा, तो चूंकि आपको पता है कि एनर्जी क्या होता है, E इक्वल्स टू डेल एम सी स्क्वायर होता है, तो देयरफॉर डेल एम हमने क्या ले लिया है, 1 AMU ले लिया है। तो देखते हैं E कितना होता है, तो 1 AMU मतलब क्या देखा था भाई आपने, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg।
इंटू सी कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसका स्क्वायर करना है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर डेटा मिल रहा है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद अपने को क्या मिलेगा, तो देखना बेटा, इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो ये आएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आपको क्या होगा, मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा एनर्जी मिल रहा है आपको 1 AMU के कन्वर्ट होने से। तो अगर मैं एनर्जी मास ये बोलूं, ठीक है, तो बोल सकता हूं कि 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पर AMU है ना जनरेट होता है। ठीक है, तो याद रखना है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर AMU। ठीक है, ये कहलाता है एनर्जी मास इक्विवेलेंस, है ना, 1 AMU के इक्विवेलेंस। तो अगर आपको AMU निकलता है तो सीधा आप इसको 931.5 से मल्टीप्लाई करो, आपको एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चे। एक एग्जांपल ले लें, देखो एग्जांपल आपको गिवन है 13.5 में, एग्जांपल 13.5 अपने DC का देख सकते हो बेटे। तो कैलकुलेट द मास डिफेक्ट ऑफ हीलियम, कैलकुलेट मास डिफेक्ट ऑफ He2O4। इसमें आपको सारी चीजें गिवन है। इसने मास ऑफ प्रोटॉन कितना है बेटा 1.00726, ठीक है 7276 AMU को शॉर्टकट में U भी बोल सकते हैं। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.00866 ठीक है। और मास पूरे हीलियम का जो इसका मास है, मास ऑफ He2O4 है ना, इसका कितना है बेटा 4.001,506 U। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखो मास डिफेक्ट कैसे निकालेंगे, तो देखो बेटा सबसे पहले आप देखो Z कितना है 2 है ना, और A कितना है 4 है, तो N कितना हो गया बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 2, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए वो भी 2। तो ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस क्या रखना है मास ऑफ He2O4 आ जाएगा। ठीक है, तो Z कितना है बेटा 2, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.007276 प्लस A माइनस Z यानी 4 माइनस 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008665 है ना U, ये हो गया आपको माइनस 4.001506 U। ऐसा जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा बेटा डेल M मिल जाएगा, है ना। इसको सिंप्लीफाई करो आपको डेल M मिल जाएगा। आगे मेरी बात समझ में आपको, है ना, अच्छे से समझ में आ रहे बच्चे। तो ये आ गया आपको मास डिफेक्ट निकालना। ठीक है बच्चे, तो आज की सभा हम लोग क्या करते हैं, यही समाप्त करते हैं। आगे की चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक का आई थिंक एक चेक पॉइंट हो गया 13.1, तो आप इस चेक पॉइंट 13.1 को फिनिश कर लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग और एक्सरसाइज से भी इसके ऊपर बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे उसको बना डालो। ठीक है।